गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल का। आपने अभी तक 15 इलस्ट्रेशन और 15 अनसॉल्व सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं घर पे। आज आपका लास्ट टॉपिक है ये, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पेज नंबर 9.34 इलस्ट्रेशन 16 डी के गोयल की बुक है आपकी। ठीक है, टॉपिक आपका जर्नल 9 चैप्टर है, तभी यहाँ लिखा हुआ 9.34। आज आपके टॉपिक का नाम है एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीनरी एंड द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आप जब भी किसी मशीनरी को परचेज करते हैं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपका काम गुड्स को बेचने का है, कपड़े को बेचते हो आप लोग, अपने आप को एक गारमेंट्स क्लॉथ बिजनेस समझते हो आप। ठीक है, सपोज कीजिए अगर आप उस गारमेंट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है वो जब भी आप किसी चीज़ को बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, खुद तैयार करेंगे, तो आपको उसके लिए मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मशीनरी की नीड होगी। और वो मशीनरी आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि आपको उसे क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। और परचेज ऐसा तो है नहीं आपको आपके लोकल एरिया से मिल जाएगी, आपको वो मशीन बाहर से खरीद के लानी पड़ेगी, चाहे दिल्ली से लो या किसी और स्टेट से लो जहाँ से वो आपको अवेलेबल होती है। ठीक है, उस मशीन को सपोज कीजिए आपने हिसार में लगानी है किसी जगह पर और आप दिल्ली से परचेज करके ला रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है हमारे को, मशीन को परचेज करने से लेकर के जब तक वो मशीन इंस्टॉल होकर के यानी कि लग ना जाए, जब तक चलने लायक ना हो जाए, उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो सब मशीनरी के अंदर ऐड किया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी भी नॉन करंट एसेट को परचेज करते हो और उस नॉन करंट एसेट के जब तक वो चलने लायक कंडीशन में ना हो जाए, उसको खरीद करके लाने से अपनी दुकान में इंस्टॉल करके उसके ऊपर उसको रिपेयर वगैरह जो उसी समय करना होगा। ठीक है, रिपेयर एक होता है, रिपेयर उसी समय ठीक करके, आपने कोई मशीनरी दी थोड़ी सी ख़राब थी, उसको रिपेयर कराया और उस समय चलाने लायक बना दी, वो एक अलग केस है। ठीक है, वो हम इसी केस में लेकर के चलेंगे कि आपने एक तरीके की नई मशीन ही परचेज करी है। क्लियर? शॉर्ट में बोलता हूँ, मशीनरी को खरीदने से लेकर के उसको चलने लायक बनाने तक का रास्ते का जितना भी खर्चा आता है, जब तक आपकी मतलब फैक्ट्री के अंदर वो मशीन नहीं आ जाती है, फिट नहीं हो जाती है, चलने लायक नहीं बन जाती है, प्रोडक्शन को स्टार्ट करने लायक नहीं बन जाती है, तब तक के सारे एक्सपेंडिचर मशीन के अंदर ऐड किए जाएंगे। सिर्फ यही मैं कहना चाहता था। सपोज कीजिए आपने अगर सेकेंड हैंड मशीन को भी परचेज किया है, थोड़ा सा फॉल्ट होगा, उसको रिपेयर करा के ठीक करा के चलने लायक बना दिया आपने। ठीक है, अपने दुकान में फिट कराया, मिस्त्री आया, उसको वेज पे करा, ठीक है, उसकी लेबर पे करी, यानी कि मशीन को चलने लायक कंडीशन में बनाया, तो वहाँ तक के सारे खर्चे उस मशीनरी में ही ऐड किए जाते हैं। क्लियर? सपोज कीजिए मैंने वेजिस पे किया, रास्ते का इंश्योरेंस कराया जिसे हम लोग ट्रांजिट इंश्योरेंस बोल देते हैं। ठीक है, और उस मशीन के ऊपर मैंने गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का खर्चा पे किया, उस मशीन को फिर आपने गाड़ी को अनलोडिंग किया, अनलोडिंग करने के बाद उस मशीन को फिट करवाया, वहाँ पर फिर आपने लेबर का यूज़ किया। ठीक है, यहाँ तक का सब खर्चा मशीन में ही ऐड किया जाएगा। क्लियर? अब एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए की मशीनरी ली, 10 लाख रुपए का ट्रांसपोर्ट का खर्चा पे किया, 5,000 रुपये आपका एक इंजीनियर आया, उसने उस मशीन को फिट करवाया, 2,000 रुपये गाड़ी का लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा रहा, तो मैं क्या करूँगा, इन सभी एक्सपेंडिचर्स को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और उसे केवल एक ही खर्चे में लिखूंगा। उसको मैं क्या लिखूंगा, मशीनरी अकाउंट में वो सारा एक्सपेंस काउंट होगा। यानी कि 2 लाख प्लस 10,000 रुपये, 2,10,000 रुपये प्लस 5,000 रुपये आपने पे किया इंजीनियर को, 2,15,000 रुपये, 2,000 रुपये आपने अनलोडिंग का खर्चा दिया, 2,17,000 रुपये। टोटल मशीन आपकी 2,17,000 रुपये की काउंट की जाएगी। क्लियर है? अब एक बार मशीन चलने लायक हो गई है, थोड़े टाइम चलने के बाद वो मशीन जो है ना ख़राब हो जाती है, 6 महीने के बाद, साल के बाद, तब आप उस मशीन को ठीक करवाते हैं, तो वो रिपेयर कहलाता है। वो हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम लोग मशीनरी में काउंट नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम लोग क्या मानेंगे कि रिपेयर एक्सपेंस है, तो उसको हम रिपेयर अकाउंट में ही डालेंगे। ठीक है, ये केवल उसी केस में होगा, चाहे आपने नई मशीन परचेज करी है, चाहे सेकेंड हैंड मशीन परचेज करी है, उस मशीन को अपनी दुकान में फिट करने तक का, चलाने लायक तक का खर्चा वो पहली बार मशीनरी में ऐड किया जाएगा। उसके बाद मशीन में अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो वो सब का सब किस में जाएगा, रिपेयर में जाएगा। क्लियर है? लेकिन हाँ, अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स को खरीद करके लाते हैं और बेचते हैं,
तब वो गुड्स में काउंट नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, केवल नॉन करंट एसेट की बात कर रहा हूँ। आपने गारमेंट्स का सामान परचेज किया तो वो आपका परचेज है, आपने रास्ते का एक्सपेंस दिया तो वो आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, आपने किसी मजदूर को वेजेस दिया तो वेजेस का एक्सपेंडिचर है, कोई गाड़ी भाड़ा दिया, फ्राइट पे किया तो वो अलग है, फ्राइट एक्सपेंस में आएगा, वो आपका परचेज में काउंट नहीं होगा। क्लियर? ऐसा केवल किस में है? नॉन करंट एसेट्स में ही काउंट होता है। आज ही एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। मशीनरी एंड बिल्डिंग आर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। As such, any expenditure incurred on the carriage and installation of a machinery. Incurred का मतलब किया गया, on the carriage and installation, मशीन को इंस्टॉल करने में जो भी आपने खर्चा किया, such as freight, रास्ते का खर्चा, ट्रांजिट एक्सपेंस हो गया, रास्ते का खर्चा, फ्राइट गाड़ी भाड़ा हो गया, इंस्टॉल करने का खर्चा, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन, आपने मजदूरी पे करी है मशीन को फिट कराने के लिए, इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कि आप जब भी किसी नॉन करंट एसेट को परचेज करते हैं तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो हम ये जितने भी खर्चे हैं वो सभी किस में ट्रीट करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही ट्रीट करेंगे। एंड इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। सिमिलरली, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को बना रहे हो, सच एज द परचेज ऑफ मटेरियल्स, आपने जितना भी मटेरियल परचेज किया है, एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, मजदूरी पे करी है, यानी कि सीमेंट वगैरह, रेती वगैरह, बजरी वगैरह, क्रेशर, सरिया, जो भी आपने परचेज किया है वो सब मशीनरी बिल्डिंग में ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि उनको अलग से लिखा जाएगा। और जो आप वेजेस पे कर रहे हो वो भी किस में आएगा? बिल्डिंग में ही काउंट होगा। आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एज सच डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। हाउएवर, रिपेयर चार्जेस इनकर्ड ऑन एन एसेट विच इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स आर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले से मशीन को फिट करा चुके हैं, बिल्डिंग को बना चुके हैं, और अगर बाद में कोई रिपेयर का काम कराते हैं तो वो रिपेयर अकाउंट में जाएगा, न कि बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा। क्लियर? तो यही था हमारा टॉपिक। अब मैं एक बार आपको इलस्ट्रेशन नंबर 16 करवाता हूँ, देखते जाइएगा आप। जनरलाइज द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स ऑफ राधा कमल एंड सन्स गिविंग सुटेबल नरेशन। राधा कमल एंड सन्स की बुक में लिखना है। देखिए आपको बताता चलता हूँ। कहता है, बोट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश। ध्यान रखिए, आपने यहाँ गुड्स परचेज करे हैं, कोई एसेट परचेज नहीं करी है। तो जब भी आप किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो वो आपका परचेज अकाउंट में आता है। तो आप क्या लिखेंगे? बोट गुड्स परचेज है, परचेज आपके लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, सिंपल एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट। फ्रॉम नीलेश फॉर कैश, कैश लिख दिया तो इसका मतलब है कैश में परचेज किया है। कैश रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आपके बिजनेस से जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे? टू कैश, यानी कि परचेज टू कैश। क्लियर? 50,000 का आपने परचेज किया और 1,000 आपने क्या किया? 50,000 का परचेज किया। इसके बाद कह रहा है आल्सो पेड 1,000 फॉर द कैरीज। 1,000 आपने कैरीज के लिए पे किया है। तो कैरीज आपका परचेज में ऐड नहीं होता है, इसको अलग से दिखाना पड़ता है। हम इसके लिए क्या दिखाएंगे? कैरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश। कैरीज इनवर्ड इसने यहाँ यूज किया है नाम। इनवर्ड का मतलब होता है जब भी आप किसी सामान को परचेज करते हैं और जब आप आते हुए कैरीज को पे करते हैं तो उसे कैरीज इनवर्ड बोलते हैं, और जब सेल करते समय देते हैं तो उसको बोलते हैं कैरीज आउटवर्ड। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री कहता है, एंट्री नंबर 2, पेड टू सीता 9,650 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज। सीता को हमने पे करे हैं, यानी कि सीता एक पर्सनल अकाउंट है और कैश पे किया तो रियल अकाउंट है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज, ड्यूज का मतलब उसको 10,000 रुपीज पे करने थे, तो 10,000 की लायबिलिटी के बदले में हमने उसे कितना पे किया है? 9,650 रुपीज पे किए हैं। तो इसका मतलब 350 का हमें क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। तो सीता को पे किए हैं, तो सीता एक रिसीवर है, तो रिसीवर का रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर। सीता अकाउंट डेबिट, हमारे पास को कैश क्या है तो हम लिखेंगे टू कैश। 9,650 गया है, 9,650 हमारे पास से कैश गया है और 350 का डिस्काउंट मिला है, तो आप टू डिस्काउंट रिसीव्ड मिलेंगे। और सीता का अकाउंट जो कि 10,000 से था उसको 10,000 से क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। आप देख सकते हैं सीता को इन्होंने डेबिट किया है 10,000 से और टू कैश पे किया है 9,650 का अमाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव 350। क्लियर? अब मैं आपको एंट्री नंबर 3 पढ़ के बता रहा हूँ। परचेज ए मशीनरी बाय गिविंग ए चेक ऑफ 3,000 एंड पे 25,000 इन कैश एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। कहता है आपने एक मशीनरी खरीदी है 3 लाख की एंड 25,000 आपने कैश में पे कर दिए एज वेजेस ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। आपने इस मशीन को इंस्टॉल कराने पर 25,000 क्या करे हैं?
वेजेस का भी पे करें। ध्यान रखना, परचेज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मशीनरी को खरीद रहा है तो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, नॉन करंट एसेट को परचेज कर रहा है, ठीक है, यानी कि फिक्स एसेट को परचेज कर रहा है। तो मशीनरी को जब भी आप खरीदेंगे तो मशीनरी को परचेज का एक्सपेंडिचर प्लस उसके ऊपर इंस्टॉलेशन का एक्सपेंडिचर दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल अमाउंट बनेगा 3,25,000। आपने इसे चेक से पेमेंट किया है तो चेक एक बैंक हो गया, यानी कि तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक एक रिसीवर है और हमारे पास क्या आ रही है, मशीनरी आ रही है। लेकिन हमारे पास से बैंक से पैसा जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग मशीनरी को परचेज कर रहे हैं तो डेबिट वर्ड कम्स इन, और हमारी पेमेंट किससे जा रही है, चेक से जा रही है। चेक से रिसीव, यानी कि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक यहाँ रिसीवर नहीं है बल्कि एक गिवर है, क्योंकि बैंक से हमारा पैसा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू बैंक अकाउंट 3,25,000। आप नीचे देख भी सकते हैं मशीनरी अकाउंट। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि 25,000 उसने कैश में पे किया है। अगर वो बैंक से होता तो पूरा का पूरा 3,25,000 जाता, लेकिन 25,000 किस में जा रहा है, यहाँ पर कैश में जा रहा है। तो आप लिखेंगे मशीनरी में तो 3,25,000, बैंक से आपकी कितनी पेमेंट गई, 3 लाख की चेक से गई, और 25,000 कैसे गया, कैश से गया। क्लियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू बैंक 3 लाख एंड टू कैश 25,000। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है ब्रिक्स, यानी कि ईंटें आपने परचेज करी हैं 15 लाख रुपए की, और टिम्बर लकड़ी का सामान आपने परचेज किया है 10 लाख का। परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये सारा सामान खरीदा है और पेमेंट चेक से करी है। यहाँ सारी पेमेंट चेक से हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, चाहे वो ब्रिक्स हैं या टिम्बर हैं या कुछ भी सामान परचेज कर रहे हैं, इन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका 25 लाख, और आप पेमेंट किससे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरीज एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स, एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। आपने 1 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी है, 5,000 रुपये इसके कैरेज के और 20,000 रुपये इसके इमीडिएट रिपेयर है, तो इसका मतलब उसी समय किया गया है, और सारा पेमेंट आपने चेक से किया है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आपका टोटल जो अमाउंट बनेगा वो मशीनरी के अंदर 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 20,000 1,25,000। तो आपकी मशीनरी की काउंटिंग कितने की होगी, 1,25,000, और आप क्या लिखेंगे, टू बैंक 1,25,000। नेक्स्ट है पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर, आपने 2,500 रुपये रिपेयरिंग ऑफिस फर्नीचर को रिपेयर करने के ऊपर लगाए हैं। तो आप क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, है ना, नो, आपने यहाँ रिपेयर कराया है। आप फर्नीचर को डेबिट नहीं करेंगे, आप रिपेयर करा रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ना कि फर्नीचर अकाउंट। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे आप, कैश अकाउंट। क्लियर। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 16, जिसे आप आसानी से अब कर सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर आप 16, 17, 18, 19 सभी कर सकते हैं। और अब हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, पेज नंबर 9.38 पेज के ऊपर 19th इलस्ट्रेशन के बाद 20th से पहले स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है, अब इसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। इसकी जनरल एंट्री करके बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ड्राइंग इन गुड्स। आइए आपको एक एक करके डिटेल दे देता हूँ मैं इनकी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल ट्रांजैक्शन है। पहली एंट्री बोल रहा है ड्राइंग इन गुड्स। देखिए अभी तक आपने पीछे पढ़ा था सिर्फ ड्राइंग, या आप ड्राइंग क्या लिख रहे थे, कैश में। यहाँ स्पेशली उसने क्या दे दिया है, गुड्स में। या तो आप कैश में ड्राइंग करते हैं या आप किस में करते हैं, गुड्स में। गुड्स यानी कि जिस चीज़ का आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर। तो अब आप यहाँ एंट्री क्या लिखेंगे, जब आप ड्राइंग लिखते हैं, कैश में करते हैं ड्राइंग, तो आप क्या लिखते हैं, ड्राइंग, और हमारे पास से क्या चला गया, कैश। क्लियर। लेकिन कई बार आप ड्राइंग कैश में ना करके किस में करते हैं, गुड्स में, यानी कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो वो निकाल लेते हो, तब उस केस में क्या हो जाएगा, है तो वो भी आपका ड्राइंग, तो आप क्या लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्योंकि जो आपका सामान खरीदा हुआ था, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, वो कम हो जाता है। आपको पता है परचेज यानी कि एक्सपेंस डेबिट होता है, लेकिन जब कम होता है, रेड्यूस होता है, तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये थी आपकी एंट्री नंबर 1।
एंट्री नंबर 2 कहता है, देखिए, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, यानी कि आपने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया था और अपना बिजनेस चला रहे थे, लेकिन अब आपने क्या कर दिया, किसी को दान दिया। वो दान कैश में ना दे करके आपने किस में दिया, गुड्स में दिया। अगर आप खाली कैश में देते हैं, सपोज कीजिए चैरिटी में कैश दे रहे हैं गुड्स की बजाय, तो आप क्या लिखते हैं, चैरिटी एक एक्सपेंस है, उसके नाम से आता है चैरिटी टू कैश। लेकिन अब की बार आप चैरिटी में कैश नहीं दे रहे, बल्कि अपने सामान, अपने दुकान का गुड्स दे रहे हैं, तो आपका परचेज क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, चैरिटी टू परचेज। तीसरा है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने क्या करा, फ्री सैंपल के तौर पर गुड्स को बांटा है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, वो आपका एक एक्सपेंडिचर हो गया, ताकि आपका सामान लोग एक बार यूज करें, पसंद आ जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो आपने परचेज करके लाए थे और फिर सैंपल बांटा है, तो आपका परचेज एक बार से फिर से कम हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू परचेज। क्लियर। एंट्री नंबर 4 देखिए, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। लॉस ऑफ गुड्स, सामान का नुकसान हुआ चोरी होने से या आग लगने से। अगर चोरी होने से होता है तो आप उसके नाम से ही लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट, और अगर आग लगने से होता है तो आप लिखते हैं लॉस बाय फायर। तो सामान का अगर नुकसान होता है तो आपका परचेज एक बार से फिर से क्या हो गया, कम हो गया है। तो आप परचेज को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर चोरी से हुआ तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, और अगर आग लगने से हुआ तो आप लिखेंगे लॉस बाय फायर। अब सपोज कर लीजिए आपने इसका इंश्योरेंस करवाया हुआ था इंश्योरेंस कंपनी से, और आप इसकी क्या करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। तो आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करेंगे। क्लेम किस चीज़ का करेंगे आप लोग, हमें इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम करेंगे तो हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं हमने। हम वहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी किस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं भैया, आप कर रहे हैं लॉस बाय फायर का या लॉस बाय थेफ्ट का क्लेम कर रहे हैं। ये आपकी क्लेम की एंट्री है, ठीक है। सपोज कीजिए आपका 1 लाख रुपए का सामान जमा तो जल गया या चोरी हो गया, तो आप लिखेंगे लॉस बाय फायर टू परचेज, 1 लाख का सामान जल गया। तो आप कंपनी के ऊपर दावा भी कितने का करेंगे, 1 लाख रुपए का करेंगे। क्लियर। सपोज कीजिए अगर कंपनी आपको फुल अमाउंट पे कर देती है, कंपनी आपको फुल अमाउंट पे कर रही है, तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान रखना पेमेंट आपके अकाउंट में जाएगी हमेशा। तो आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपको फुल अमाउंट मिलता है तो आप लिखेंगे कि आपको कितना पैसा मिल गया, 1 लाख का 1 लाख मिल गया। लेकिन अगर हमारे को पूरा अमाउंट नहीं मिलता है, सपोज कर दीजिए मैंने 1 लाख का क्लेम किया था और मुझे 1 लाख में से केवल 70,000 मिले हैं, तो इसका मतलब 30,000 का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है। जब भी आपका लॉस होगा तो आप ध्यान रखना, हमेशा आप जब भी किसी क्लेम से आपको पैसा मिले और नुकसान हुआ तो आप हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जितने अमाउंट से आपका लॉस हुआ है। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इस बात का भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब आपको पैसे कितने मिले हैं, यहाँ पर 1 लाख का 70,000 मिला है, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 70,000। अब आपको नुकसान कितने का हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस 30,000। पैसा किससे मिला है, टू इंश्योरेंस कंपनी से, कितना अमाउंट, 1 लाख। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 20 है आपका। टॉपिक है पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। सबसे पहली एंट्री है प्रोपाइटर विड्रॉ फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000।
प्रोप्राइटर यानी कि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स और कैश दोनों निकाला है। ओनर या प्रोप्राइटर में एक ही बात लिख सकते हैं, ओनर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाली हैं और कैश निकाला है। कंबाइन एंट्री कर देंगे हम लोग। देखो पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो आपका क्या बन जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, जितना उसने कैश निकाला है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और उसने क्या निकाला है, गुड्स निकाली है, तो परचेज आपका क्या हो गया, कम हो गया। कैश निकाला है उसने 20,000 का और गुड्स निकाला है 10,000 की वैल्यू का, तो टोटल जो ड्राइंग आ गई आपकी वो आ गई 30,000 की। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है आपकी, गुड्स वर्थ ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी की फॉर्म में उन्होंने क्या करा, 50,000 रुपये पे करा, जिसमें लिखा हुआ है सेल प्राइस था जिस सामान को हम यूज करते हैं, यानी कि मार्केट वैल्यू थी 60,000 रुपये। बेशक मार्केट वैल्यू कितनी हो, लेकिन आपकी दुकान से तो 50,000 रुपये की वैल्यू का जो आपने खरीदा था उतने का ही चैरिटी में दिया है आपने। तो आप क्या लिखेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट, आपने तो 50,000 का ही दिया ना, मार्केट में थोड़ी सेल किया, मार्केट में सेल करते तो आपके पास 60 आते, लेकिन आपने चैरिटी में दिया है तो क्या आएगा, चैरिटी परचेज आपका कितना, 50,000 का चैरिटी दिया है, तो चैरिटी आपके लिए एक एक्सपेंस है। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से परचेज कम हो गया तो आप क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट को क्रेडिट। तीसरा है गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 25,000 रुपये के आपके गुड्स के क्या दिया आपने, फ्री सैंपल बांटे हैं। तो जब फ्री सैंपल बांटे हैं तो इसका मतलब आपने एडवर्टाइजमेंट किया, वो आपके लिए एक प्रकार का एक्सपेंस है। तो आप क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, एक बार फिर से आपका परचेज कम हो गया तो आप क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज 25,000 का। फोर्थ आता है गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश 20,000 was stolen by an employee। गुड्स 50,000 के एंड कैश 20,000 के stolen by an employee were stolen by an employee। एक एम्प्लॉय ने इतना सामान क्या कर लिया, चुरा लिया, और कैश भी चुरा लिया, तो आपके लिए एक नुकसान हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट, उसके नाम से नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ये सभी आपके 3 नॉमिनल थे और ड्राइंग आपका एक पर्सनल अकाउंट था। लॉस बाय थेफ्ट आपका 70,000 का लॉस हो गया। टू, आपने क्या किया, परचेज, और टू साथ में क्या चोरी हो गया आपका, कैश, जिसमें कैश आपका 50,000 का और गुड्स आपके 20,000 के क्या हो गए, चोरी हो गए। अगर कोई इंश्योरेंस होगा तो हम उसको क्लेम करेंगे। नेक्स्ट कहता है गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 1,00,000 का सामान चोरी हो गया, और सॉरी आग लग गई उसको फायर से, और इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60%। इंश्योरेंस कंपनी को हमने यानी कि दावा कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया
and paid 60% अमाउंट। तो सबसे पहले आपको लॉस बाय फायर की एंट्री को करके दिखाना पड़ेगा और फिर क्लेम की एंट्री को, और फिर हम क्लेम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो पहले हम लोग एंट्री करेंगे लॉस की। तो लॉस बाय फायर टू, आपका दुकान का नुकसान कितना हुआ, परचेज 1 लाख का। और फिर कंपनी के ऊपर आपने क्या किया, क्लेम किया है। तो क्लेम करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, आपने किस चीज़ का लॉस बाय किसका किया, फायर का क्लेम किया, कितने अमाउंट का, 1 लाख का। कंपनी ने आपको कितना पे किया, 60% पे किया। तो आपके पास कैश कितना आ गया है, 60%। आप क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। अभी आपको बताया था कि अगर नुकसान होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट टू। पैसा कहाँ से आया, इंश्योरेंस कंपनी एक पर्सनल अकाउंट है, तो इंश्योरेंस कंपनी गिवर है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख। क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे देखिए। अब इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। आप अपने सभी के सभी 20 जो आपके 7 एग्जाम्पल हैं, लगभग 28 एग्जाम्पल हैं और 29 30 तक आपके एग्जाम्पल हैं। आप इलस्ट्रेशन 30 के 30 और अनसोल्ड 30 के 30 कर सकते हैं। इसको आराम से बैठ करके अब आप कीजिए, ठीक है। तो अब आपको आगे समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान था हमारा ये, ठीक है। आपने इंश्योरेंस कंपनी का भी क्लेम सीख लिया, लॉस बाय थेफ्ट का भी पता लग गया, जर्नल एंट्रीज के बारे में भी पता लग गया है। तो आप आराम से काम कीजिए।